बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल अब अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और पाकिस्तान की टीम ने वही किया जिसके लिए वो हमेशा से मशहूर है कि मैच जो हाथ में आया हुआ था उस पर अपनी गिरफ्त को, अपनी ग्रिप को लूज कर दिया और 94 रन तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 4 विकेटें गंवा दी और अब मजमूई तौर पे पाकिस्तान को महज 23 रन की बरतरी हासिल है। 6 विकेटें पाकिस्तान के पास अभी भी बाकी हैं। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत, पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। तीसरे रोज खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 23 रन की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के आसिफ अफरीदी की क्रिकेट में धुआंधार एंट्री। 38 बरस की उम्र में दुनिया क्रिकेट का 52 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली ही इनिंग्स में 6 विकेटें उड़े। टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद तरीन खिलाड़ी बन गए। आईसीसी ने ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। नुमान अली टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। बैटिंग रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 16वें और बाबर आजम 22वीं पोजीशन पर मौजूद। भारत की हठधर्मी बरकरार, अगर ट्रॉफी ना मिली तो ये मामला आईसीसी में उठाएंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने एक मर्तबा फिर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी की झलक क्रिकेट में भी। भारतीय प्लेयर सरफराज खान अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ए टीम से बाहर। 18वीं CNS एमेच्योर गोल्फ कप 2025 इस्लामाबाद में शुरू हो गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के साथ मुआहदे के तहत कोच डेवलपमेंट, विमेन फुटबॉल और यूथ फुटबॉल पर काम किया जाएगा। और पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद फखर शाह पर पाबंदी आयद। फखर शाह ने PSB की इजाजत के बगैर टीमों की बैरून मुल्क रवानगी में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज। और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि आसिफ अफरीदी की जो है वो टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त एंट्री हुई है। उनकी एज को लेके बहुत लोग बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने डेब्यू पे जो है वो 5 विकेटें हासिल की, उन्होंने तकरीबन जो है वो 90+ ईयर्स यानी 93 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। इससे पहले 1933 के अंदर जो एक लेग स्पिनर थे जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक था, उन्होंने ओवल के मुकाम पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चार्ल्स मैरियट उनका नाम था, दोनों इनिंग में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। 37 साल और 262 दिन आई थिंक उनकी उम्र थी, लेकिन 37 साल जो है वो कंफर्म है कि उनकी उस वक्त उम्र थी। और आसिफ अफरीदी ने जो है वो 38 साल की उम्र के अंदर जो है वो ये रिकॉर्ड जो है उनसे छीन लिया। 1933 के बाद इस रिकॉर्ड को जो है वो ब्रेक किया गया। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में जो म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है उसके हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हैं और एक ऐसी टीम को उन्होंने मैनेजरशिप की कि जहाँ पे टीम को एक आज भी जिक्र होता है। कल भी हमारे साथ आमिर नज़ीर मौजूद थे, हम बात कर रहे थे कि उनकी जो टीम थी बहुत ही मजबूत टीम थी, एक से बढ़कर एक सितारा इनकी टीम में मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। कप्तानों के कप्तान और अपने डेब्यू पे जो है बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेलने वाले, फर्स्ट क्लास डेब्यू पे यूनुस खान को टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में रूशनास कराने वाले मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही अपने काबिल एहतराम और हमारे लिए इंतहाई लायक के सद एहतराम, बल्कि मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम अली, आपको और देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। शुएब भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे जरा इस मैच की समरी पे कि जहां पे जो टेल एंडर्स ने साउथ अफ्रीका को स्ट्रेंथन किया और अब मैच से पाकिस्तान की जो बढ़तरी है वो 23 रन की रह गई है। पाकिस्तान ने 333 किए, जवाब में 404 रन कर दिए। जनाब साउथ अफ्रीका ने जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे मुतसामी, उन्होंने जबरदस्त पहले 71 रन की पार्टनरशिप बनाई केशु महाराज के साथ और उसके बाद 98 रन की पार्टनरशिप रही उनकी राबता के साथ। 94 जो स्कोर था वो साउथ अफ्रीका का 404 तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के 94 में 4
आउट हैं, बाबर आजम 49 रन के साथ मौजूद हैं और उनका साथ निभा रहे हैं रिजवान। 23 रन की पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो चुकी है। राबादा ने भी अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था, राबादा ने 38 बॉलों पे अपनी निफ सेंचुरी को मुकम्मल किया और राबादा ने जो है वो साउथ अफ्रीका की जानिब से जो उनके वॉल्गर प्लेयर थे उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि 11वें नंबर की सबसे बड़ी इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका की जानिब से। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात करते हैं तो 11वें नंबर पर एस्टन एगर ने 98 रन की इनिंग खेली हुई है। लेकिन राबादा ने आज जो बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अपने कैरियर की पहली निफ सेंचुरी स्कोर की है उन्होंने, इस मैच को जो है वो साउथ अफ्रीका के करीब लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शेख भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान की वही जो एक रिवायत रही है, एक रीत रही है कि हाथ में आया मैच पाकिस्तान ने लूज किया। माजी गवाह है कि कभी हम स्टुअर्ट ब्रॉड से रन करवा देते हैं, कभी हमें, मुझे याद है एक दफ़ा राजर बीनी और मदन लाल पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए थे, एक दफ़ा मुझे याद है कि बैन हिल्फिन हाथ से हमने रन करवा दिए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड का मैंने जिक्र किया। हमेशा हम टेल अंडर को जो है वो बैट्समैन बना के पेश कर देते हैं। आज भी हमने देखा कि राबादा ने ज़बरदस्त इनिंग खेल दी और उनके साथ जो मतलब उनके जो स्पिनर हैं उन्होंने भी एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगा दी। देखिए अली, जैसे अभी आपने बोला ना कि एक हाथ में आया हुआ मैच हाथ से निकल गया। मैं एक YouTube चैनल पे था के साथ प्रोग्राम करता हूँ। मैं नहीं समझता कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था। फर्स्ट डे से लेके पाकिस्तान के हाथ में ये मैच आज सिर्फ लंच टाइम पे आया था, जब पाकिस्तान ने 7 या 8 आउट कर लिए थे। अदरवाइज ये टोटल डोमिनेट साउथ अफ्रीका ही कर रही थी। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी हमसे अच्छी है। हमारी तो गुड लक ये थी कि फर्स्ट डे साउथ अफ्रीका ने इतने कैच छोड़ दिए थे। अगर साउथ अफ्रीका इतना कैच नहीं छोड़ती तो हम, मेरे ख्याल में ये 330 रन भी नहीं कर पाते। तो हम ये मैच सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए हमारे हाथ में आया था। अदरवाइज अपर हैंड साउथ अफ्रीका का ही था। लेकिन अभी भी जो पोजीशन है, अब मैच स्टार्ट हुआ है। लेकिन आप नहीं समझते कि जब स्टब को, जोज़ई को आउट कर दिया था पाकिस्तान ने, उसके बाद मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त मुस्तहकम हो गई थी। इस तरह मतुसामी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 71 रन की पार्टनरशिप लगाई महाराज के साथ, राबादा के साथ उनकी 98 रन की पार्टनरशिप लगी। अगर ये विकेटें जल्दी पाकिस्तान को मिल जाती हैं तो पाकिस्तान की बढ़तरी इस वक्त जो है वो 100 से ज़ायद रन की होती और ग्रिप पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी और मजबूत होती। अली, मैंने यही बात तो बोली है। हमारे हाथ में सिर्फ वही 1-1.5 घंटे का हमारे गिरफ्त में आया था। हमारी गिरफ्त इन्हीं पार्टनरशिप से तो हमारी गिरफ्त खत्म हुई। अच्छा, फिर आप पास उठा के देंगे तो हमारी सेकंड इनिंग तो अच्छे खेल ही नहीं रही। पिछले 5-6 टेस्ट सीरीज से ऐसा हुआ है। तो हमारे हाथ में, हमारी गिरफ्त में, मैं जो आप पॉइंट आउट करिए ना बात, वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए आया था, जिसमें हमने उनके ये 7 आउट कर लिए थे। उसके बाद हमारी गिरफ्त से निकल गया। अच्छा, अदरवाइज मैच तो सुबह स्टार्ट होगा। अभी भी जो हमारी विकेटें गिरी हैं, उनमें से मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट विकेट गिरी है वो गिरी है उसकी, क्या नाम है आपके, सऊद शकील की। अदरवाइज इनके सेकंड इनिंग के सबके रिकॉर्ड उठा के देख लें, सेकंड इनिंग में यही परफॉर्म होती है, यही परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ अच्छा। और दूसरी चीज़ ये, जैसे अगर ये साउथ अफ्रीका मैच हारेगा, साउथ अफ्रीका अगर मैच हारेगा तो किस वजह से हारेगा? साउथ अफ्रीका ये मैच इस वजह से हारेगा कि जो उसने जो फर्स्ट इनिंग में कैचेस ड्रॉप करें। और पाकिस्तान ये जो मैच हारेगा और इन ट्रबल है। पाकिस्तान भी इन ट्रबल इसलिए कि वो जो पाकिस्तान की लास्ट 4 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर, ये 12 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 2 टेस्ट की इनिंग और एक इस टेस्ट की इनिंग मिला लें तो ये 12 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 70 रन नहीं करे। 11 की टीम में 12 प्लेयर में पहली इनिंग के 4 प्लेयर, अच्छा, टेलेंडर्स के, और दूसरी इनिंग के 4, 8, और फिर ये फर्स्ट इनिंग के 12 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने टोटल 80 रन नहीं करे हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब जिस हिसाब से हमारा जो गेम प्लान होना चाहिए था, हमारा गेम प्लान ये होना चाहिए था कि हमारी जो गेम प्लान पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट सर, मेरा प्लान खराब हो जाएगा इधर, क्योंकि अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत देर से मुझे ब्रेक को कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर गेम प्लान को डिस्कस करेंगे। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान यूसुफजई हमें ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम शोएब हबीब साहब से डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पेशावर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी, जिनकी स्पोर्ट्स के पे भी बड़ी गहरी निगाह है, पॉलिटिकल करंट अफेयर के हवाले से भी अक्सर आप उनको हमारे मुख्तलिफ शोज़ में, न्यूज़ में देखते रहते हैं। इमरान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप?
जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब हबीब साहब, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। इनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपसे भी जानेंगे कि इस टेस्ट मैच को आपने भी यकीनी तौर पर देखा होगा, किस तरह एनालाइज करेंगे इस टेस्ट मैच को कि अब इस टेस्ट मैच का क्या रुख होता आपको नजर आ रहा है कि जहां पाकिस्तान की सिर्फ 94 पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं? अली भाई, इस टेस्ट में यानी पिंडी वाले टेस्ट में और साथ ही साथ इससे पहले जो लाहौर में हुआ टेस्ट, उन दोनों के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि हमारी बैटिंग लाइन एक बार फिर बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। उसकी वजह यह है कि इस टेस्ट मैच में पिंडी में भी और लाहौर में भी और पिंडी में भी ये दोनों फ्लैट विकेटें थी। पिंडी की तो खैर विकेट के बारे में कहा जाता है कि इस विकेट के ऊपर बॉलिंग करना और सड़क के ऊपर बॉलिंग करना एक बराबर है, इतनी फ्लैट पिच है। पीएसएल में हमें याद है 230 प्लस जो है वो जल्मी ने बनाया था और उसको मुल्तान सुल्तान ने उसी मैच में चेज भी कर दिया था। तो उस पिच के ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग और इतनी स्लो बैटिंग, और फिर मैं हैरान इस बात पे हूँ आज जो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है कल और आज, उसमें आप देखें कि उनके जो ट्रेनर थे और इवन जो रबादा और मत्सुसामे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं तो उसके ऊपर जबरदस्त उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में वैसे चिपक गए थे 9 विकेट के ऊपर, उन्होंने जो 98 रन बनाए हैं आखिरी विकेट पे, तो वो चीज हमारे बैट्समैनों को भी जरा कुछ सीखने की जरूरत है। आप पहले टेस्ट को देखें, हमारी पहली इनिंग में जो आखिरी 4 विकेट थी वो सिर्फ 16 रन के ऊपर गिरी। दूसरी इनिंग में हमारी आखिरी 5 विकेट 17 रन पे गिरी, और इस मैच में भी देखें आपकी आखिरी 4 विकेट में सिर्फ 17 रन के ऊपर गिरी है। तो ये मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जो वो शुरू में जो हमारे बैट्समैन बिल्डअप करते हैं, एक इनिंग को लेकर चलते हैं, ये बाद में आने वालों को क्या ऐसी जल्दी पड़ जाती है कि उन्होंने वापस हर सूरत और फौरी तौर पर पवेलियन जाना होता है। देखिए, टेस्ट मैच बड़ा सब्र तहम्मुल वाला खेल है, ये T20 का फॉर्मेट नहीं है, ये वनडे का फॉर्मेट नहीं है। आपको इतनी हल्ला गुल्ला मचाने की जरूरत नहीं होती है, आपको विकेट के ऊपर रुकना है। लेकिन सर, हम तो T20 में भी 113 पे 2 आउट होते हैं, 148 पे पूरी टीम आउट हो जाती है। हम तो वहां भी इसी तरह खेल रहे होते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है अली भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमें एक तो फॉर्मेट से ज्यादा जो है ना, हमें अपनी बैटिंग के ऊपर, मैं समझता हूँ कि इन 2 टेस्ट मैचों में हमें अपनी बैटिंग लाइन के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत थी। पहले मैच में भी हम जीत तो गए हैं और अच्छी मार्जिन से जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उसमें आप देखें तो उसमें आपके बॉलर का ज्यादा कमाल है। ठीक है, जरा मैं शोएब भाई से भी ले लेता हूँ। शोएब भाई भी आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि एक विकेट जो गिरे सऊद शकील की गिरी। अब इस तरह इमरान यूसुफ जई साहब बात कर रहे हैं कि रबादा रन कर सकता है, उनका जो दूसरा स्पिनर है केशव महाराज ने के साथ अच्छी पार्टनरशिप रही, मसरूर नामी जो इनका जो स्पिनर है वो जब परफॉर्मेंस कर सकता है, तो हमारे अब्दुल्ला शफीक का 10 मैच खेलते हैं, 1-2 इनिंग में परफॉर्म करते हैं, मामूला के इतने ही मैच खेलते हैं, 1-2 इनिंग में परफॉर्म करते हैं। शान मसूद उन पर इतना प्रेशर है कि कैप्टन है, 1 आध इनिंग में परफॉर्म करते हैं, ये कब फिर बैट्समैन के तौर पे परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगे? देखिए, अभी जो मैं गेम प्लान की बात कर रहा था, अभी मेरे दूसरे साथी ने भी क्या बोला कि हमारी 12 विकेटों ने 60 रन भी नहीं करे, तो हमारे गेम प्लान में तो ये होना चाहिए था। हम अभी ये देखें, इतने शॉर्ट टाइम में, तो इतने बड़े मैच में और इतने आपने किस चीज़ को अपनी डिस्टर्ब करा, आपने अपने मेन स्पिनरों को डिस्टर्ब करके एक को डेब्यू करा दिया 38 ईयर्स ओल्ड वाले को। और भाई, जब आपने उसको डेब्यू कराना था तो फिर आपको इसको नहीं खिलाना चाहिए था, नुमान अली को, क्योंकि आप देखें ना वो प्रेशर में आ गया। फिर देखें, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सोचने वाली है, हम तो खुद अपने आप को कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी। आसिफ के खेलने से नुमान पे प्रेशर कैसे आ गया? कैसे? आसिफ भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी कौन, नुमान अली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब मेरी बात थोड़ा सा इस पे मुझे बोलने का टाइम दे दिएगा। देखें, दूल्हा के लिए कि स्टेज सजाया जाता है, ये जो स्टेज सजा, ये स्टेज ही स्पिनरों के लिए सजा हुआ है। चाहे लाहौर की पिच ले लें, चाहे पिंडी की पिच ले लें। अच्छा, अब जब जिस दिन जो दूल्हा होता है, जिसके लिए स्टेज सजता है, वो चाहे लंगड़ा हो या कांड़ा हो या 50 साल का हो, उस टाइम का हीरो वही होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने आसिफ को खिलाना था, तो आपको नुमान को नहीं खिलाना था, आप नुमान को प्रेशर में ले आए। आप नुमान को प्रेशर, एक मिनट, अच्छा, आप नुमान को रेस्ट दे देते, आप रेस्ट देने के बाद किसको ले लेते? आप अबरार को ले आते, अबरार को लाते, तो वैरायटीज आ जाती है आपको। आप ये देखें ना, सारी मतलब कि जिस वक्त ये गेन कर रहा था, क्या नाम है, आसिफ आफरीदी, आपके जो मेन जो सीरीज जिताने वाले स्पिनर थे, वो ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे। अब सवाल ये आता है कि नेक्स्ट जो सीरीज होगी, क्या आप नुमान को खिलाएंगे
या आसिफ उससे अली। मेरा एक और सवाल आता है, अभी आप ये जो बात कर रहे हैं, क्या जब वसीम अकरम बॉलिंग करते थे उनके साथ सलीम जाफर को नहीं खिलाना चाहिए था? क्योंकि इससे तो वसीम अकरम में प्रेशर आ जाता, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। क्या जब वसीम अकरम खेल रहे थे तो क्या अजीम हफीज को नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि उससे उन पर भी प्रेशर आ जाता? जब कोई राइट आर्म बॉलिंग कर रहा होता था, क्या दूसरा राइट आर्म नहीं खिलाना चाहिए था? सर ये तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आई जो आप आपकी बता रहे समझ हैं। में नहीं आई तो मैं आपको थोड़ी समझा दूं। तो मैं किसको समझा रहे हैं फिर आप? मेरे सामने बैठा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो वहां घर बैठे लोगों को क्या समझ में आएगी? यार एक मतलब आप कह रहे हैं एक सेकंड नहीं, मैं आपको जवाब सवाल तो सुने ना। नहीं, सवाल नहीं, सवाल पे सवाल नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। सवाल पहले मेरा जवाब नहीं, मैं पहले सवाल करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा। आपने वसीम का और उसका नहीं सर, पहले मेरा सवाल, क्या क्रिकेट में एक जैसे सिमिलर फैशन के दो बॉलर कभी एक साथ नहीं खेले? ठीक है, तो आप कह रहे हैं पिछले मैच के परफॉर्मर को बिठा दें और डेब्यू नहीं कराना चाहिए? अच्छा ठीक, अब बोले आप। हाँ, अब आप देखें ना क्या क्या करा आपके जो दो मेन बॉलर थे उन्होंने क्या करा यार। देखें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये पानी की वो कहते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल की टंकी होती है, अगर आप एक्स्ट्रा आप उसमें भरेंगे तो वो जाया होता है। आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर आए, आप एक्स्ट्रा लाना था तो आप उसको लेकर आते, अबरार को वैराइटीज लेकर आते। अब आप देख, आपने जिस तरीके से मेरे से कहाँ गई इनकी ये उसने भी रिकॉर्ड कर रहा है 35 साल का, नोमान अली ने वो भी रिकॉर्ड कर रहा था 70-70 80-80। अब मेरा, अब जैसे जिस तरीके से आपने वसीम इनकी मिसालें दी हैं, अब मेरा सवाल ये है, आइंदा सीरीज में नोमान खेलेगा, कौन खेलेगा? अच्छा, रहा सवाल ये, अब जैसे ये अभी टेस्ट मैच है, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग आज स्टार्ट हुई है, एक प्लेयर आउट हुआ है, बाकी तो आप हिस्ट्री उठा के देखें सेकंड। और मैं ये समझता हूँ ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, बाबर और रिजवान, ये लंबी इनिंग्स खेलेंगे और इन्होंने खेली भी है। और मैं समझता हूँ अगर ये खड़े हो गए तो पाकिस्तान फिर इस बॉलरों पे मैच आएगा। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ अभी तक जो टेस्ट मैच था सिर्फ 1.5 या 2 घंटे के लिए आया था, अदरवाइज पाकिस्तान के उसमें नहीं आया। चले जी, शोएब भाई की बात है। इमरान, आप इससे मुत्तफिक हैं कि आसिफ अफरीदी को इस मैच में नहीं खिलाना चाहिए था, या फिर नोमान को नहीं खिलाना चाहिए था, अबरार को खिला देना चाहिए था? क्योंकि नोमान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया, आसिफ ने इस तरह भी हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने जो है वो 93 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो आसिफ को खिलाने का फैसला गलत था, अबरार को खिला देना चाहिए था? नहीं, मैं मदद के साथ थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करूंगा, इसलिए कि देखें ये बड़ा एक अच्छा मौका था, बड़ा एक मुनासिब मौका था कि जब आसिफ अफरीदी, जिसने बड़ा तवील एक इंतजार किया है, देखें आप उसकी डोमेस्टिक देखें, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है डोमेस्टिक में, उसकी फर्स्ट क्लास की विकेट देखें, तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि बड़ा एक अच्छा वो मुनासिब मौका था कि उसको जो है टीम में शामिल किया गया। और भले ही 38 ईयर्स की उम्र में, लेकिन बहरहाल उसको मौका मिला। और फिर देखे तो उसने 92 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी वो इस वक्त ओल्डेस्ट क्रिकेटर है कि जिन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर 5 से ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रिकॉर्ड भी सिर्फ आसिफ अफरीदी का नहीं है, ये रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। लेकिन यहाँ तो कहीं ना कहीं जो शोएब भाई की बात को इस हद तक तो एग्री कर सकते हैं ना, अगर आप अबरार को खिला रहे होते तो आपकी बॉलिंग में वैरायटी आ जाती। हाँ, ये बिल्कुल इस बात से मैं जरूर इत्तेफाक करता हूँ शोएब भाई की कि अगर जो इसको खिलाया आसिफ अफरीदी को, तो फिर नोमान को इस मैच में रस देकर अबरार को शामिल कर लेना चाहिए था। दोनों अच्छे बॉलर हैं और मेरे ख्याल से कि अबरार के लिए जो है एक अच्छा मौका था कि वो जरा टेस्ट में भी अपनी स्किल्स को जो है वो आजमा लेता, और हमें भी अंदाजा हो जाता है कि वो एक अच्छा बेहतरीन बॉलर है और हमें बड़ी अच्छी विकेट भी मिल जाती है उसके जरिए। लेकिन बहरहाल ये शोएब भाई की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है कि अगर आसिफ अफरीदी को शामिल किया गया था, फिर नोमान की जगह या इवन साजिद की जगह जो है थोड़ा सा मौका मिल जाता है अबरार को, ठीक है, एज मिल जाता है। अच्छा, थोड़ा सा बाबर आजम पे भी आते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक करने से पहले आप दोनों का इनपुट चाहिए। शोएब, बाबर आजम को 1031 दिन हो गए, उन्होंने सेंचुरी नहीं स्कोर किए, अभी वो 49 रन पर हैं। आपको लगता है कि बाबर आजम इज लीडिंग टुवर्ड्स द सेंचुरी? देखें, मैं कुछ टेक्निकल बात करूंगा, मैं वो नहीं कि मुंह से बोल दिया तो मतलब बात होगी क्रिकेट खेल गया। लेकिन जिस कंडीशन की हमारे यहाँ आजकल पिचेस है ना, बाबर जैसे प्लेयर के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अब बाबर जैसा प्लेयर अगर 2 चौके भी मारेगा तो वो खूबसूरत होते हैं, और वो खूबसूरत, और ये मौका ऐसा है। और साथ में जो उसको पार्टनर मिला है रिजवान, ये पास में दोनों लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि ये खेलेंगे, बाबर करेगा, रन्स करेगा, क्योंकि आज जो बाबर ने इनिंग्स खेली है ये 40-45 रन की, 49 रन की। आप ये देखें वो डाउन द विकेट भी गया है, जो इस पिच की रिक्वायरमेंट होती है, और उसने स्क्वायर पे भी शॉट मारा, जस्ट लाइक स्वीप का भी शॉट मारा, उसने कट भी मारा। तो ये पिच ऐसी है। मैं क्यों कहता हूँ कि रिजवान हुए,
ये आपके सऊद शकील हुए, ये आगा सलमान है। हाँ, अभी इन लोगों के लिए आइडिया, ये मतलब इस पिच के हिसाब से खेलते हैं, ये पिच से होती है क्रॉस शॉट। अच्छा, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अजहर खान साहब ने मेरे शो में कहा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उसको चाहिए कि 20-25 रन के बाद फ्रेश गार्ड ले, दोबारा से 5-10 रन की इनिंग खेले, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, फिर फ्रेश गार्ड ले, फिर खेले। कोई मेंटल ब्लॉकेज है उनके साथ? देखें, ये जो अजहर खान साहब ने बात बोली है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से कह जा रहा हूँ, जब ये नाम निहाद जो अपनी वो करते हैं, दुकानें चमकाते हैं बाबर के नाम से यूट्यूब पे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म ही नहीं है, बाबर में कोई टेक्निकल फॉल्ट ही नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो होता है वो 30-35-40 रन नहीं करता। इमरान से भी ले, इमरान 10 सेकंड है, मुझे ब्रेक पे आना है। शोएब भाई कह रहे हैं बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, आउट ऑफ फॉर्म तो है। अगर एक लंबे अरसे से उन्होंने सेंचुरी नहीं की, 50 नहीं की, तो स्पिन के एक बेहतरीन बल्लेबाज है, वो लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनसे रन नहीं बन रहे हैं। और ये बात भी मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ भाई की कि वो रन करेंगे, और ये बड़ा एक अच्छा मौका है रिजवान के लिए भी और साथ में बाबर आजम के लिए भी। इस वक्त पाकिस्तान की टीम क्राइसिस में है, और ये वो मौका है कि जब इन दोनों को अपनी बेहतरीन स्किल्स दिखानी होगी और विकेट के ऊपर रुकना होगा, क्रीज के ऊपर रुकना होगा। एक लंबी इनिंग, एक लंबी पार्टनरशिप। अगर देखें, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया कि आखिरी विकेट के ऊपर रबादा और वो जो दूसरा स्पिनर है वो खड़े हो गए, 98 रन की इनिंग खेल सकते हैं, पार्टनरशिप लगा सकते हैं, तो ये दोनों तो है ही। अच्छा, हम तो ये बात करें बाबर आजम सेंचुरी करेंगे या नहीं करेंगे। आप तो एक ऐसे इलाके में बैठे हैं जहां चीजें पहले नजर आ जाती हैं, तो वहां पे बाबर आजम की सेंचुरी नजर आ गई है पेशावर में? सर, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि बाबर की भी सेंचुरी हो, रिजवान की भी सेंचुरी हो इंशाल्लाह। सर, आपके मुंह में घी अगर ये दोनों रन करे और कोई भी रन करे, कोई भी परफॉर्म करे, पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद होना चाहिए, क्योंकि इस खेल को जिंदा रहने के लिए पाकिस्तान में जीत और परफॉर्मेंस की बड़ी जरूरत है। इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, ब्रेक लेते वापस आएंगे। शोएब हबीब साहब और इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे थोड़ा क्रिकेट की पॉलिटिक्स के हवाले से, जिस पर इंडिया जो है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में सियासत को लेकर आ गया है। इमरान यूसुफजई चूंकि करंट अफेयर और पॉलिटिकल शोज में भी अपना इनपुट देते हैं, अपनी राय देते हैं, जरा इनसे ही आगाज करते हैं सेगमेंट का। इमरान, ये जो इंडिया कर रहा है इस वक्त क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में सियासत को लेकर आ रहा है, और अभी मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी फराख दिली के साथ फिर कहा कि ट्रॉफी चाहिए, एक तकरीब रखते हैं आपके एजाज में, आप अच्छा खेलें, उसकी पजीराई करते हैं, आए तकरीब में, अपने कप्तान को लाएं, अपने सेक्रेटरी को लाएं, अपने सरकर्दा बीसीसीआई के अफसरान को लाएं और ट्रॉफी ले जाएं। उसको भी जो है वो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको भी नेगेटिव किया जा रहा है। देखिए, मेरा ये ख्याल है, अली भाई, मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की थी कि इस अब के जो है ये गले इनके अपने खुद पड़ रही है। इंडिया ने इतनी सियासत क्रिकेट में लेकर आए हैं, खेल में लेकर आए हैं, वो इस मरतबा इस सियासत का सबसे ज्यादा नुकसान खुद इंडिया ने ही उठाया है। लेकिन सबसे पहला नुकसान उनको ये हुआ कि उनका अपना जो इतना बड़ा टूर्नामेंट था एशिया कप, उसका एक मैच भी इंडिया में नहीं हुआ। आखिर में उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान फाइनल से बाहर हो जाए ताकि हम फाइनल जो है वो इंडिया में कर सके। वो ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान ने यानी कि वो फाइनल जो है वो दुबई में खेला गया। अब वो उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद उन्होंने ये सियासत में जो है सियासत लाने की कोशिश की कि जी हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से ट्रॉफी वसूल नहीं करनी, इसलिए कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। ओ भाई, ये बात तो आपको उस वक्त भी याद रखनी चाहिए थी जब आप एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। तभी तो मोहसिन नकवी साहब इसके चेयरमैन थे। ऐसा तो नहीं था कि टूर्नामेंट के दौरान में वो इसके चेयरमैन बने हैं। फिर ये सारी चीजों का नुकसान उनको खुद उठाना पड़ा है, कीमत उठानी पड़ी है। ग्राउंड से वो गए हैं बगैर ट्रॉफी के, वो एक ख्याली ट्रॉफी को उठाने और उसकी जो है ना वो सेल्फियां बना रहे थे। तो हमने जिंदगी भर ख्याली पिलाओ तो सुना था, लेकिन ख्याली ट्रॉफी इसी दफा सुनने को मिली है। ख्याली ट्रॉफी बिल्कुल पहली दफा हमने देखी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ है। अब भी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, खासतौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बड़ी फराखदिली के साथ मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा है कि 10 नवंबर को आए, आपके लिए एक तकरीब मुनक्किद करते हैं दुबई में और आप अपनी ट्रॉफी ले जाए। उसके बाद भी उन्होंने जो उनके सेक्रेटरी हैं, जरा शोएब भाई से मिले थे कि जिंदगी अपने ख्याली पिलाओ सुना, अभी ख्याली ट्रॉफी सुन रहे हैं, गायबाना नमाज जनाजा सुना, गायबाना ट्रॉफी सुन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इस वक्त इंडिया में और सिखा भी रहा है। उसने हमें यह भी सिखाया कि जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर जवाब कैसे दिया जाता है, इसमें भी इंडिया को हमने सिखाया सबक।
शोभी, क्या लगता है आपको, जो मोहसिन नकवी साहब पे जितनी भी तनकीद कर ले, लेकिन ये जो उनका स्टांस है इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया अगर नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे, हमने देखा अभी जो पाकिस्तानी वीमेंस टीम ने भी खेला, वर्ल्ड कप खेला, वो श्रीलंका में खेला, इस स्टांस को किस तरह से देखते हैं मोहसिन नकवी साहब ने जो एक अपना करैक्टर शो किया है? बिल्कुल, इसमें जितनी भी मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करी जाए कम है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मोहसिन नकवी तो अब भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। मोहसिन नकवी कह तो रहे हैं आप आएँ, हम टी पार्टी अरेंज करते हैं, या डिनर टाइम होगा डिनर अरेंज करते हैं, या लंच टाइम होगा लंच, आए हम आपको ट्रॉफी देंगे। हम वो कब मना कर रहे हैं? तो ये ज़बरदस्ती का इशू बना रहा है इंडिया। और जिस तरह अभी शुएब भाई ने कहा, तो हमारा तो मजहब ही सिखाता है कि हाथ बढ़ाओ, मुसाफा करो, और उनका मजहब सिखाता है कि हाथ जोड़ दो। जो हमें सिखाया हम वो कर रहे हैं, जो उनको सिखाया वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि जो है गौतम गंभीर जो है, वो जिस तरह उनकी बीजेपी की जहनीत है, उनकी जिस तरह से जो एक नरेंद्र मोदी वाली जहनीत है, बाल ठाकरे वाली जहनीत है, वो जहनीत जो है अब सरफराज खान को टीम से दूर रख रही है। खुद भारत से भी आवाज़ें उठ रही हैं। शमा मोहम्मद जो उनकी बड़ी एक लीडर हैं और मुसलमानों की आवाज़ समझ जाती हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि सरफराज खान को जो है वो क्यों ड्रॉप किया गया, गौतम गंभीर का बुक्स का निशाना बन रहे हैं सरफराज खान। क्या भाई? यार देखें, ऐसा है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक। अब क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पर इंडिया में मुसलमान भी बहुत हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो फिर हम वो ट्रबल में आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो शर्म की बात है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इमरान? स्पोर्ट्समैन है इमरान, आप मुझे सुन सकते हैं? अफसोस की बात है इसलिए कि देखें, मेरा ख्याल है कि इंडिया में जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, या चाहे वो खुद हिंदू है, उनको अपना आप जो है इंडियन साबित करना बार बार पड़ता है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनको बार बार अपनी जो है वो अपनी शो करनी पड़ती है, साबित करनी पड़ती है। इसी तरह से आप देखें तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो जो भी है, चाहे वो जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपना इंडियन होना जो है बार बार साबित करना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अफसोसनाक। लेकिन यहाँ तो गौतम गंभीर साबित कर रहे हैं ना कि वो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, कि सरफराज को बाहर रख के, उसमें तो सरफराज थोड़ी साबित कर रहे हैं कि वो मुसलमान है। जी, मैंने यही कहा ना, देखिए आप इरफान पठान को देख लें, आप गौतम गंभीर को देख लें, आप हरभजन सिंह को देख लें, इन सबको बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो इंडियन है। हालांकि वो इंडियन है, इसमें हमें कोई शक नहीं है, उनको खुद शक है, उनके अपने लोगों को शक है, बीजेपी के जो माइंडसेट है उनको शक है। तो इसी शकूकों से बाद में जो है वो अपने खिलाड़ियों को, अपने क्रिकेट को, अपनी खेल को जो है वो तबाह कर रहे हैं, और साथ में साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वही असर जो है आप देखेंगे इंडिया की जबान दूसरे क्रिकेट जो टीमें हैं और जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं वो भी बोल रहे हैं। तो यकीनन ये ज्यादा अफसोसनाक हाल है। बिल्कुल सही है। और अभी आपने इतने सारे लोगों का, इनको देख लें, उनको देख लें, और एक पाकिस्तानियों ने फुटबॉल भी किक मार के वहां भेजी हुई है, अदनान समी खान, उनको भी तो देख लें। वो भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। जी जी, वो जाहिर है अली भाई, उनको वहाँ रहना है, और वो तो हमारे वहाँ पर बड़े जो है तगड़े किस्म के सिपाही है, तो उनको वहाँ पर रहना है। शायद इंडिया वालों को ये बात मालूम नहीं है, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि अदनान समी के जो फादर थे, वो जो थे अरशद समी खान साहब, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े ज़बरदस्त पायलट थे, और इंडिया की एक बेस पे जब अटैक हुआ तो उनका कारनामा सुनहरी हरूफ में यहाँ पे कराची में जो पीएफ म्यूजियम है उसमें उनका कारनामा सुनहरी हरूफ में लिखा है। तो ये इंडिया वालों को पता चलना चाहिए कि अदनान समी खान जितनी भी बातों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, खून उनके अंदर एक जुर्रतमंद, एक गयूर पाकिस्तानी का ही है। जी इमरान। जी जी, बिल्कुल यकीनन अली भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें कम से कम एक पाकिस्तानी को जो है, आप जिस भी मुल्क में बैठे हो, आप उनके कवानीन का एहतराम करें, आप उनके जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करें, उन सारी चीजों को देखें, लेकिन कम से कम उन सारी चीजों के बदले में आप अपने मुल्क की जो है वो इंसल्ट ना करें, अपने मुल्क के बारे में इस तरह की बातें ना बोलें कि कम से कम कल को आप किसी भी सूरत में अगर आप अपने मुल्क वापस आते हैं, या वहां से आपको निकाल बाहर किया जाता है, तो फिर आप किधर जाएंगे? तो ये बड़ी सूरत हाल हम देख चुके हैं तारिक फतेह जैसे लोगों का वहां पे क्या हाल हुआ है, कि जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की बुराई करते थे, यहां से पहले निकाल के कनाडा गए, कनाडा से निकाल के। पॉलिटिकल शो होता तो शायद मैं इस पर ज्यादा मजीद बात करता है, स्पोर्ट्स का शो है, वरना मैं तारिक फतेह जैसे लोगों को और अदनान समी खान जैसे लोगों को मजीद बेहतर अंदाज से एक्सपोज कर सकता था। लेकिन बहरहाल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के हद तक ही रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच को। सर, अब नतीजा क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या किस रुख पे जाएगा टेस्ट मैच? शेख भाई। यार देखें, मैं तो बहुत होपफुल हूँ और बड़ा अच्छा मैच होगा। जिस हिसाब से अभी लग रहा है ना कि पाकिस्तान जैसे बड़े इजीली हार जाएगा या पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है। ये दोनों प्लेयरों की बैट्समैनों की हमारी क्वालिटी है, इन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली हुई है। इवन के आगा सलमान है, आगा सलमान के लिए आइडियल। हाँ, ये जो हमारे टैलेंटर्स हैं और नए वनडे के कप्तान बने, इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो गैर जिम्मेदारी जीत सकता है। अब मैच अच्छा होगा, जीत भी सकता है। इमरान, आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच से क्या नतीजा आएगा? देखिए अली भाई, अगर की बात करें तो जो कि इस वक्त सूरत हाल है, सिर्फ दो ही आपके पास बल्लेबाज है, बाबर आजम और रिजवान। अगर ये खड़े होते हैं, एक लंबी इनिंग खेलते हैं, लंबी पार्टनरशिप लगाते हैं, तो शायद इम्कान ये है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में इनके बाद सलमान आगा है, सलमा आगा नहीं है। जी, सलमान आगा ही है, बिल्कुल है। और मेरी ख्वाहिश है कि सलमान अली आगा, आप कह रहे दो बैट्समैन है, तो वो भी तो प्योर बैट्समैन है ना। तो सर बैट्समैन तो है, लेकिन मसला ये है कि उनकी शॉट सिलेक्शन जो है ना, वो बाजू का रहती होती है कि उनके आउट होने पे भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है, चलें इसको वाइंड अप करते हैं। जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका केपी से ही ताल्लुक है और कप्तानी का ताज एक केपी के प्लेयर से उठा के दूसरे केपी के प्लेयर के सर पे रख दिया गया। डिसीजन को किस तरह देख रहे हैं कि अभी राशिद लतीफ ने भी तनकीद की है, आमिर ने भी तनकीद की है कि रिजवान को इस मौके पे कैप्टनसी से नहीं हटाना चाहिए था और शाहीन शाह अफरीदी को अगर कप्तान बनाना भी चाहिए था तो T20 में बनाते, इस तरह उन्होंने लॉर्ड कलंदर के लिए परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, ये फैसला जो है वो थोड़ा सा जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या क्रिकेट के जो कुछ समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा हैरत अंगेज रहा। इसलिए कि बुनियादी तौर पर यही सोचा जा रहा था कि शायद अगर शाहीन अफरीदी को ये कप्तानी का ताज मिलेगा तो वो T20 के लिए मिलेगा। इसलिए कि पिछले साल भी उन्होंने बाकायदा तौर पर T20 की जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में, उसकी जो है वो कप्तानी की थी, जो कि 4-1 से हम हारे थे। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को इतने तवील अरसे के बाद उनके होम ग्राउंड में सीरीज हराना और फिर साउथ अफ्रीका को सीरीज हराना, उस कप्तान को उठाकर जो है आपने साइड पे कर दिया है। तो मुझे ये समझ इस फैसले की कम से कम बिल्कुल भी नहीं आई है। क्या क्राइटेरिया था इस फैसले का और क्या सोच कर ये फैसला किया गया है? या तो फिर ये है कि शायद रिजवान को और शाहीन दोनों को ही खड़ी लाइन लगा के किसी तीसरे के लिए राह हमवार की जा रही है। वो तीसरा कौन हो सकता है? आपको भी पता है, शायद शेख भाई को भी पता हो। ठीक है, जरा शेख भाई से शेख भाई, आप तो बहुत रिजवान के हवाले से बात करते हैं, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा, इमरान भी बात कर रहे हैं कि राशिद लतीफ और आबिर ने भी इस पर तनकीद की है। देखिए, हमारे यहाँ जो हाकिमुल वक्त है ना, जिसको बादशाह सलामत कहा जाता है, बादशाहत है, इनको अवाम जिसको पसंद करते हैं, ये उनको नहीं पसंद करते। अब आप देखें ना, जो हाकिम वक्त है, आकिब जावेद एंड पार्टी, उन्हें ये पसंद नहीं है। अच्छा, अब रहा सवाल ये, अगर आपने रिजवान को हटाना था तो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हमने इस वजह से हराया। अभी जैसे ये बात बोली, भाई ऑस्ट्रेलिया को 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान सीरीज जीता, साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करा। आज तक साउथ अफ्रीका वाइट वॉश नहीं हुई साउथ अफ्रीका में। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसको टीम क्या दी थी? रिजवान को आपने टीम क्या दी थी? आपने पूरी कंप्लीट टीम नहीं दी थी, वो नहीं, आपने स्पिनर्स पूरे नहीं दिए थे। तो आप इस अच्छा, फिर आपने बाबर या रिजवान को क्या क्या T20 से हटाया कि इनके स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अब सबके स्ट्राइक रेट आ गए, तो अब भी अच्छे हैं या नहीं? तो यार, आप किसको कप्तान बना रहे हैं? मैं तो कहता हूँ शाहीन अफरीदी को T20 में भी किस बात का कप्तान बनाना चाहिए। ठीक है, उसको अगर वहाँ हटाया था न्यूजीलैंड के बाद 5-1 हार कर आया था। इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जो PSL वगैरह क्लब क्रिकेट है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप क्लब क्रिकेट से कंपेयर करते हैं तो 2 दफ़ा रिजवान ने भी जीती हुई है, 2 दफ़ा रिजवान ने फाइनल भी खेला हुआ है। तो कोई शायद अच्छा, और आप ये देख लें गैर जिम्मेदार प्लेयर को, अभी ये जो पाकिस्तान आज इस पोजीशन में इस टेस्ट मैच में भी क्या है, वो क्या खेल रहा है? कोई जिम्मेदारी से खेला है उसने?
कोई उसको T20 का भी नहीं होना चाहिए। पिछले मैच में उसने मैच बनाया, आपको मैच जितवाया, किस चीज में स्पिन ट्रैक पे शाहिन शाफरी ने आउट करके कौन सा यार देखें, हर आदमी की सोच तो तनकीद बराए तनकीद हो गई। नहीं कोई तनकीद, मेरे को भी फिर बोलने देगा। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख ले, मैंने तो बोला था, मैंने बोला था कि यार इससे गेन करानी चाहिए, यहाँ रिवर्स होगी। उस वक्त के भी जो यूट्यूबर थे, क्रिकेटर थे, उनका जवाब ये आया था कि यार ये कौन बेवकूफ कह रहा है कि यहाँ रिवर्स होगी। मैंने तो वहां बोला था कि शाहीन को, मैंने तो अभी शाहीन के मुतालिक क्या कहा जाता है, 4 ओवर की क्रिकेट में यार वर्कलोड है, उसको रेस्ट दो। आप कहां लेके जा रहे हैं? आप लेके अच्छा, इस टेस्ट में इसी इनिंग्स में आ जाओ, बैट कप्तानी है जो इनकी टेल रन्स कर गई है ना। मैं टेक्निकल बात करूंगा, आपको नया गेंद लेने की जरूरत क्या थी? आपको नया गेंद लिया तो तभी तो रन्स बने स्पिनरों को। ये टेक्निकल चीजें होती हैं। आपने नया गेंद किस लिए लिया? आपने नया गेंद इसलिए लिया कि शाहीन आफरीदी 2-3 आउट कर देगा। शोएब का मैसेज आ गया, लेकिन शाहीन आफरीदी के हवाले से जो मैंने कहा वो प्रोग्राम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे ये याद है कि स्टेट बैंक के ग्राउंड पे मीर हमजा से पहले दिन आउट नहीं हुए। ये कह के गए थे कि अगले दिन तुम आउट करोगे क्योंकि कंडीशन तुम्हें और पिच तुम्हें सूट कर रही है, और अगले दिन मीर हमजा ने फिर आउट किया। इसका मैं जरूर विटनेस हूं कि इनकी प्रेडिक्शन इस हद तक सही होती है। सर ये इमरान ये भी बात कर रहे हैं कि आकिब जावेद को रिजवान पसंद नहीं है। ये रिजवान है या देवदास है कि मां को भी पसंद नहीं है और पारो को भी पसंद नहीं? हर आदमी निकाले जा रहा है इनको। ये सही बात है, अफसोसनाक बात है कि मतलब एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा सुलझा हुआ विकेट कीपर, एक अच्छा बैट्समैन जो अगर किसी को जाती हैसियत में पसंद नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको किसी से बग़ज़ हो जाता है तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आप उस बग़ज़ में फिर जो दिल चाहे कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमें किसी मुखालिफ टीम की या किसी मुखालिफ मुल्क की जरूरत है कि जो हमारी क्रिकेट को आगे तबाह करे। हमने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हुई है, मेरे ख्याल से वो ये काम बड़े एहसन तरीके से कर रहे हैं। और आप देखें, आपकी T20 की रैंकिंग आप चेक करें, आप अपनी वनडे की रैंकिंग चेक करें, आप अपनी टेस्ट की रैंकिंग चेक करें। पिछला 2023 से 25 तक की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल थी उसमें आपने एंड में जो हाकी क्लोज किया है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल है इसमें तो आपको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपने जिन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं अपनी क्रिकेट को दुरुस्त करने की, वही आपकी क्रिकेट को अच्छा खासा बर्बाद कर रहे हैं। वही अच्छा खासा बर्बाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच। एक बात मैं कहता हूं, जन्नत का जो हुआ ना, जो सबसे पहली मुलाकात होगी जन्नत, उसका नाम भी रिजवान है। चले, उसका नाम भी रिजवान है। थैंक यू सो मच। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान यूसुफजई साहब आज के शो हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए, अभी मैंने देवदास का जिक्र किया कि हमेशा अपने जो लिप्स है उसके ऊपर वो ग्रीन कलर की क्रीम लगाकर आते हैं। तो हम पे ये किसने हरा रंग डाला कि बाहर निकाल डाला, और बाहर निकाल डाला। ये हुआ है रिजवान के साथ। आज के लिए बस इतना, इंशाअल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।